हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का। तो ये है अपनी इवनिंग वाली इंग्लिश की क्लास। और मॉर्निंग में जो अपनी क्लास आती है व्याकरण ग्रामर इंग्लिश की, तो उससे अलग है ये क्लास। ठीक है, जो ग्रामर वाली जो अपनी क्लास चलती है वो सुबह आपको मिलेगी। और सुबह हिंदी की व्याकरण भी अपन करते हैं। तो हिंदी की व्याकरण की जो क्लास आपको 6 बजे मिलती है, मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा अगर अपन जल्दी कर दें, 5:30 या 5 बजे कर दें, तो 7 बजे आपको इंग्लिश की ग्रामर मिल जाएगी। तो स्कूल जाने से पहले पहले आप एक बार उसको कंप्लीटली देख लें। और ये जो नोट्स भी आप लोग बनाते रहें, कुछ चीज़ें कॉपी पेन लेकर के बैठे जब भी अपनी क्लास शुरू होती है, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो वो आप लिख लें और उसका बीच बीच में आप टाइम निकाल करके थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें। ये जो क्लास है इसमें हम चैप्टर लेके चल रहे हैं, ये कैप्सूल सीरीज है। और इस कैप्सूल सीरीज के तहत हम कंप्लीटली जो भी अपना चैप्टर है, जैसे आज हम इंडिगो पढ़ेंगे, तो इसका केवल समरी पढ़ रहे हैं हम। और साथ ही साथ समरी के साथ साथ इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। प्रश्न कैसे कर रहे हैं, जो एग्जाम में आने वाले हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज, तो वो भी अपन करते हैं। और साथ ही साथ बुक में से फ्लेमिंगो का जो प्रो सेक्शन है उसमें से दो तो छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, और एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। तो उसका भी अभ्यास हम इसमें करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम सारे हल करेंगे। तो आइए पहले तो इसकी समरी को पढ़ लेते हैं। बहुत संक्षिप्त में कंप्लीट समरी में आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि टॉपिक एक बार आपको पूरा समझ में आ जाए। टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप आंसर दे पाओगे। तो ये हमारा एग्जाम से पहले पहले हम कोशिश करें कि सारा कोर्स जो है वो कंप्लीटली पूरा करेंगे कैप्सूल सीरीज के तहत। तो देखो, चैप्टर का नाम है बच्चों इंडिगो। इंडिगो क्या होता है आप सबको पता होगा कि इंडिगो जो है एक नील होती है। अपने जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं उस पर आपने देखा होगा एक ब्लू कलर की, नीले कलर की जो वो एक एक पाउडर टाइप होता है वो डाला जाता है। तो इस प्रकार का नील जो है ना वो पहले वहां पे चंपारण में किसानों से उगवाई जाती थी प्राकृतिक रूप से, नेचुरली। लेकिन बाद में जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो उन्होंने जो है वो डेवलप कर दिया, तो इन किसानों को एक प्रकार से नुकसान होने लगा, और उन किसानों को हर्जाना लेकर के उन्हें फ्री किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि वहां पे पहले से किसान तो परेशान थे। फिर वो जो है गांधी जी के पास गए। राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर थे, शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार, गांधी जी को वहां पे बुलाया। टोटली वो उस पर विरोध हुआ, और आखिरकार गांधी जी और उनकी पूरी टीम और किसान जो है वो जीत गए इस मामले को। तो ये गांधी जी का भी क्या है कि पहला आंदोलन था भारत में। तो गांधी जी को भी एक प्रकार से क्या हुआ कि एक रास्ता मिल गया, और उन्होंने भी एक सही ढंग से, अच्छे ढंग से शुरुआत करी इसकी। तो ये कंप्लीटली हम इसमें समझेंगे। तो ये हो गया इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील, और नील क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, दूसरी चीज है इसमें कि इसके जो राइटर हैं वो हैं लुइस फिशर। तो लुई फिशर गांधी जी से जब मिलते हैं, गांधी जी से बात करते हैं इस मामले में, और ये सारा टॉपिक गांधी जी जब उनको समझाते हैं, तो ये इसमें बात की गई है कि किस तरीके से ये टोटल इस मामले को सॉल्व किया गया था। आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ लेंगे इंट्रोडक्शन। हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि स्टोरी क्या है, चैप्टर क्या है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसका खाका समझ में आ जाए, हमें उसकी स्टोरी अगर समझ में आ गई तो सारी चीजें जो है वो क्लियर होती जाती है। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन इंडिगो, लुइस फिशर डिस्क्राइब्स हाउ महात्मा गांधी टुक अप द कॉज ऑफ द पुअर peasants ऑफ चंपारण इन 1916। तो अब यहां पे देखिए कि टुक अप एक फ्रेजल वर्ब है, जैसा कि अपना टॉपिक होता है फ्रेजल वर्ब, है ना। तो टुक अप जो है ना, ये टेक अप का पास्ट टेंस है, TAKE, टेक अप। टेक अप का मतलब क्या होता है, संभालना, हाथ में लेना या संभालना। संभालना, याद करते रहिए इन चीजों को, नोट करते रहिए। या हाथ में लेना, किसी मामले को अपने हाथ में लेना देखने के लिए, राइट, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए। तो गांधी जी ने यहाँ पे लुई फिशर इस इंडिगो चैप्टर में ये बताते हैं कि चंपारण में 1916 में गांधी जी वहां पे गए थे। 1916 में चंपारण में जो गरीब किसान थे, उन गरीब किसानों की जो तकलीफ थी, उस तकलीफ का क्या कारण था, इसको जानने के लिए गांधी जी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था। उसका पूरा वर्णन किया गया है। The sharecropper of Champaran were forced to grow indigo according to an old agreement। अब यहां पे देखिए एक वर्ड आया शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर क्या होता है बच्चों,
कि जो बटाईदार होते हैं, मतलब किसान जो भागीदारी में खेती करते हैं, उनको जमीन दी जाती है। जमीन उनकी नहीं होती है, जमीन जो भू मालिक होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनकी होती थी, और किसानों को खेती करने के लिए वो जमीन दी जाती थी। उसके बदले किसान उन्हें पैसा देते थे, उन्हें किराया देते थे। साथ ही साथ जो मालिक कहता था वही फसल किसानों को बोनी पड़ती थी। किसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बो सकते थे। किसान वहां पे अनाज नहीं बो सकते थे, क्योंकि अनाज में से किसान कुछ हिस्सा अपना रख सकता है। बट नील उगवाई जाती थी, और नील अगर किसान रखेगा अपने पास तो क्या करेगा उसका। तो इतनी मतलब उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि नील उगाई जाए, और उनको उन पे दबाव रहता था, और नील उगाने के बाद जो भी उत्पादन होगा वो अंग्रेजों को बेचा जाए। अब उस नील को तो अंग्रेज अपनी मर्जी से खरीदेंगे भाई, ज्यादा पैसा नहीं देंगे। और दूसरा, अगर वो किसान अगर नील को अपने पास रख भी लेता है तो बेचेगा कहां, कौन खरीदेगा उसको। अंग्रेजों के अलावा कोई खरीदने वाला नहीं था, अगर कोई खरीदेगा तो उसका करेगा क्या। तो इस तरीके से ऐसी पॉलिसी उन्होंने बना रखी थी कि जमीन भी किराया देंगे तो उसका भी किराया देना पड़ेगा, और फसल भी उनके अकॉर्डिंग आपको बोनी पड़ेगी। तो एक एग्रीमेंट था ऐसा, उस एग्रीमेंट के तहत, उस समझौते के तहत किसानों से इस प्रकार की इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। देखो यहां से प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे 6 अपने प्रो सेक्शन से। तो कहां कहां से बन सकते हैं, एक तो यह है कि इसके राइटर कौन है, तो बच्चों लुईस फिशर इसके राइटर है। ये घटना कहां की है, तो ये चंपारण बिहार की घटना है। और कब की घटना है, तो 1916 की। ऐसे छोटे छोटे 3 प्रश्न देखो एक ही लाइन से बन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब इसी में से एक ऑपोजिट और सिमिलर वर्ड पूछा जाता है, तो हो सकता है आपको शेयर क्रॉपर का पूछ लिया जाए, ठीक है। और उसके बाद और आगे आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द क्रूल एंड कनिंग लैंडलॉर्ड्स एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम द पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट्स। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो भू मालिक होते थे, अब भू मालिक कौन होते थे, ये भी प्रश्न बनता है। तो जमीन जो है ना वो अंग्रेज खरीद लेते थे, भू मालिक वो होते थे, भूस्वामी वो होते थे, और किसानों से तो खेती करवाते थे। तो ये इतने चालाक होते थे लैंडलॉर्ड्स कि ये क्या करते थे, एक्सटॉर्टेड का मतलब होता है जबरन वसूली करना। आप लिखते रहिए जबरन, मतलब जबरन क्या करना, वसूली करना। तो उनसे पैसा वसूलते थे, जबरन वसूली करना, मनी फ्रॉम द पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट्स। किसान तो गरीब थे, और किसान इलिटरेट थे, मतलब साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, तो उन्हें पता भी नहीं चलता था चीजों का। दे मेड देम साइन अ न्यू एग्रीमेंट। अब क्या हुआ, मैंने इंडिगो वाली जो आपको चीज बताई कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, और उसमें पहला विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, तो विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जर्मनी ने वहां पे कृत्रिम जो केमिकल से जो इंडिगो थी वो तैयार करना शुरू किया, तो वो उनको सस्ती पड़ती थी। तो अंग्रेजों ने ये किया कि भाई अब एक काम करेंगे, वो इंडिगो अपने को सस्ती पड़ेगी, तो इन किसानों को पता नहीं चलेगा कि वहां पे इंडिगो का जो है वो नए तरीके से निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इनको फ्री कर देते हैं, इनको किसानों को हम पता नहीं चलने देंगे। इनको ये कहेंगे एक काम करो भाई, अगर आपको अपनी मर्जी से फसल बोनी है ना, तो आप हमें इतने रुपए जमा करा दो, ताकि अपना पुराना समझौता समाप्त हो गया। अगर पैसे नहीं जमा कराते हो तो आपको पुराने समझौते के तहत आपको इंडिगो बोनी पड़ेगी। मतलब वो भी नहीं चाहते थे कि ये लोग इंडिगो बोए, क्योंकि इंडिगो ये वाली इनको महंगी पड़ती थी। तो वो डबल पैसा लेकर के, मतलब किसानों को बहकावे में डाल के कि भाई तुम यहां से जा सकते हो, फ्री हो सकते हो, और फिर अपने हिसाब से अपनी फसल बो सकते हो। मतलब जमीन तो उनकी रहेगी, लेकिन फसल अपने हिसाब से बो सकते हो, बट इसके लिए आपको पहले हमें पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि दे एक्सटॉर्टेड कंपेंसेशन फॉर फ्रीइंग देयर लैंड। तो उनकी जमीन से ये जो समझौता था, उस समझौते से फ्री करने के लिए उन्होंने जबरन जो है वो वसूली करना शुरू कर दिया। कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना वसूलना, तो उन्होंने ऐसा हर्जाना वसूलना शुरू किया। गांधीज लॉन्ग एंड हीरोइक स्ट्रगल एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ द सिविक डिसओबीडियंस। अब गांधी जी के लगातार संघर्ष और एक प्रकार से उनका जो हीरोइक नेतृत्व था, उस नेतृत्व की वजह से उनके जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, एक प्रकार से एक जीत के रूप में समाप्त हुआ। द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स वर compelled to return 25% of the money they had extorted from the sharecroppers। अब गांधी जी के इस प्रयास से क्या हुआ बच्चों, यहां से प्रश्न बनेगा कि कितना परसेंट मनी जो है वो वापस देने पर सहमत हुए थे, और किसानों को कितना परसेंट जो है वो अंग्रेजों से वापस, जो अंग्रेजों ने वसूल किया था, जबरन जो वसूली करी थी शेयर क्रॉपर से, उसमें से कितना परसेंट वापस देने के लिए जो है वो फाइनली उनका सेटलमेंट हुआ था। तो 25% याद रखना। तो जितना भी उन्होंने वसूल किया था, उस वसूली का 25% जो है मनी वो गांधी जी के प्रयास
प्रयासों से लैंडलॉर्ड्स के द्वारा उन किसानों को वापस देने की बात हुई थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 25% मनी। अब ये तो अपना बच्चों हुआ कि हमने इसका समरी पढ़ ली। अब एवरीडे की भांति जैसे कि हम रोज ही करते हैं कि सेक्शन को हम मतलब टॉपिक को हम सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं, तो आज भी इसमें हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। और हम इसका पहला पॉइंट हमारा यह है कि द आइडिया ऑफ द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे उनको यहां से निकालने का विचार गांधी जी के दिमाग में कब आया। तो गांधी जी के दिमाग में पहली बार यह विचार आया, उस घटनाक्रम का हम इसमें देख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट वाइज हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, गांधी जी टेल्स लुई फिस्चर व्हेन द आइडिया ऑफ द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश केम टू हिज माइंड। अब जब गांधी जी बातचीत कर रहे हैं लुई फिस्चर से, लुई फिस्चर गांधी जी से बातचीत कर रहे हैं, तो इस बातचीत के दौरान गांधी जी ने लुईस फिस्चर को यह बताया कि पहली बार गांधी जी के दिमाग में यह आइडिया कब आया कि हमें अंग्रेजों को यहां से भगाना है। इट वॉज इन 1917, बात है 1917 की। गांधी जी हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ। तो घटनाक्रम शुरू कब होता है? घटनाक्रम शुरू होता है 1916 में। बात कुछ ऐसी है कि कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होता था, क्योंकि देश की एक ही पार्टी थी उस टाइम आजादी से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रतिवर्ष इसका एक सम्मेलन होता था। और 1916 का जो सम्मेलन था, दिसंबर 1916 का इसका जो वार्षिक अधिवेशन था वो बच्चों लखनऊ में हो रहा था। तो यहां से देखो प्रश्न बन सकता है कि ये कांग्रेस का जो सम्मेलन था वो कहां पे हो रहा था 1916 का, जिसमें राजकुमार शुक्ला पहली बार गांधी जी से मिलते हैं, तो ये लखनऊ में हो रहा था। याद रखिएगा कब हो रहा था, तो 1916 में हो रहा था। तो ये जो सम्मेलन हो रहा था उस दौरान की बात है। अ पुअर पेजेंट कैम अप टू गांधी। कैम अप बच्चों पास्ट टेंस से कम अप का मतलब होता है कि किसी से मिलना, राइट। तो यहां पे एक गरीब किसान जो है वो गांधी जी से मिलने आया। ही वॉज राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था उस पेजेंट का? उस किसान का नाम था बच्चों राजकुमार शुक्ला। याद रखिएगा ये प्रश्न आ सकता है कि हु वॉज द पेजेंट दैट मेट गांधी इन द एनुअल कन्वेंशन इन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस पार्टी 1916। 1916 में गांधी जी को लखनऊ के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मिला था वो किसान कौन था? दैट तो आप लिखेंगे ही वॉज राजकुमार शुक्ला अ पुअर पेजेंट। तो एक गरीब किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। अब देखिए राजकुमार शुक्ला कौन था? ही वॉज फ्रॉम चंपारण। ये राजकुमार शुक्ला जो थे ये चंपारण के रहने वाले थे, चंपारण जो कि बिहार में पड़ता था। ही वांटेड गांधी जी टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट। अब वो चाहते थे कि गांधी जी उनके जिले में आवे, एक बार उनके जगह पे आवे, उनके चंपारण में आवे और वहां पे आकर के किसानों के हालात देखें। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी कहते हैं कि भाई मैंने उस स्थान के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना था। गांधी जी लुई फिस्चर से बातचीत कर रहे हैं। जब लुई फिस्चर ने पूछा कि भाई ये कैसे हुआ, तो गांधी जी इसमें समझा रहे हैं कि 1916 की बात है, उस समय मैंने इस प्लेस के बारे में, चंपारण के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल इन बिहार। उस जमाने का जो नेपाल का साम्राज्य था, नेपाल का जो राज्य था, उसके पास में एक बिहार पड़ता था, बिहार राज्य था, और बिहार में ये पड़ता था चंपारण। शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर। और शुक्ला कौन थे? शुक्ला एक बटाईदार थे, एक शेयर क्रॉपर थे। बटाईदार का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया ना आपको। बटाईदार मतलब कि भागीदारी में खेती करने वाला, लैंडलॉर्ड से जमीन उधार लेकर के उसको पैसा देते थे और खेती करते थे। तो ये राजकुमार शुक्ला भी एक किसान थे। नेक्स्ट बच्चों क्या है, देखो कि शुक्ला वॉज रेजोल्यूट। बच्चों कंप्लीटली ध्यान से समझिएगा, ये बहुत मेहनत करके मैं आपको कंप्लीटली जो इसकी जो कैप्सूल सीरीज है अपनी इंग्लिश की, इसमें हम कंप्लीट टेक्स्ट को समझते हैं समरी के रूप में और इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपके, प्रोज सेक्शन में से पूछे जाएंगे, पोइट्री सेक्शन में से पूछे जाएंगे, और ग्रामर का हमने अलग इसकी क्लास चलती है एवरीडे। सुबह जो है वो ग्रामर की क्लास आती है, मैंने आपको पहले भी
बता दिया। कोशिश ये करूंगा कि हिंदी की क्लास, जो हिंदी व्याकरण की जो क्लास है उसको थोड़ा टाइम उसका जल्दी कर देंगे ताकि इंग्लिश की जो ग्रामर है वो भी आपको जल्दी मिल जाए। तो देखो अब बात करते हैं पॉइंट सेकंड के तहत कि शुक्ला वॉज रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी होना बच्चों, दृढ़ संकल्पी होना, दृढ़ संकल्पी है ना, मतलब कि दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे शुक्ला, दृढ़ संकल्पी व्यक्ति, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति, दृढ़ संकल्प, तो रेजोल्यूट थे। राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला थे तो अशिक्षित, लेकिन थे कैसे, बड़े दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो कांग्रेस का जो ये जो एनुअल फंक्शन, एनुअल जो एक इनका जो सेशन चलता था, यहाँ पे अंग्रेजों की शिकायत करने के लिए, क्या शिकायत करने के लिए कि बिहार में लैंडलॉर्ड्स ने जो सिस्टम बना रखा है वो सिस्टम की शिकायत करने के लिए इस कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में आए थे। Gandhi had an appointment in Kanpur and had to go to the other parts of the India as well. अब उस समय क्या था कि गांधी जी ने पहले से ही कानपुर जाने का उनका अपॉइंटमेंट था और साथ ही साथ देश के विभिन्न हिस्सों में भी गांधी जी को उस समय जाना था। शुक्ला accompanied him everywhere। तो लखनऊ में यह अधिवेशन था, वहां से गांधी जी कानपुर गए, कानपुर से गांधी जी और दूसरे हिस्सों में गए देश के, तो जहां जहां गांधी जी गए शुक्ला उनके साथ साथ चलते रहे। ही इवन फॉलोड हिम टू द आश्रम इन अहमदाबाद। और यहां तक कि जब गांधी जी अपने अहमदाबाद के आश्रम में गए, सेवाग्राम उनका साबरमती आश्रम, तब भी शुक्ला उनके साथ लगातार वहां पर भी गए। मतलब शुक्ला ने पीछा नहीं छोड़ा गांधी जी का। ही गांधी टू फिक्स अ डेट। गांधी जी से उन्होंने निवेदन किया कि आप एक तारीख तय कर लीजिए, आप बिहार में कब आएंगे, आप चंपारण में कब आएंगे, मुझे एक दिन बता दीजिए, आप आइए हमारी दशा देखिए। गांधी वॉज इंप्रेस्ड विथ शुक्लास डिटर्मिनेशन। और अब गांधी जी शुक्ला के दृढ़ निश्चय से बड़े प्रभावित हुए कि देखो भाई कितना कमिटमेंट है, आदमी कितना मुझे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पी है। ही आस्क्ड शुक्ला टू मीट हिम इन कलकत्ता एंड टेक हिम फ्रॉम देयर। तो गांधी जी ने कहा एक काम करो भाई शुक्ला, मुझे तुम कलकत्ता में मिलना, द डेट दे दी, मैं उस तारीख को उस दिन कलकत्ता में आने वाला हूं, वहां से तुम मुझे चंपारण ले जाना। इन कलकत्ता ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। और जब वहां पे गांधी जी गए तो वो तो पहले से ही तैयार थे, शुक्ला वहां पे, और शुक्ला ने गांधी जी का तब तक वेट किया जब तक गांधी जी अपने काम से फ्री नहीं हो गए। जो कन्वेंशन था, जो सम्मेलन था, जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके, उसके बाद जब गांधी जी फ्री हुए तब तक शुक्ला ने क्या किया, उनका इंतजार किया। क्योंकि गांधी जी के बारे में पहले खूब सुन रखा था कि गांधी जी ऐसे हैं, महात्मा हैं, और दक्षिण अफ्रीका में जो घटनाक्रम हुए थे वो भी यहां तक आए थे, और शुक्ला ने तय कर लिया था कि ये आदमी ही हमें जो है वो न्याय दिला सकता है। देन द टू बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना। और अब कलकत्ता से दोनों आदमी एक ट्रेन में चढ़ करके पटना के लिए रवाना हुए। तो यहां से ध्यान रखना, पटना जाते हैं। पटना क्या था, बिहार की राजधानी। नेक्स्ट, देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। और यहां जब पटना ये आए तो पटना आकर के राजकुमार शुक्ला गांधी जी को एक वकील के घर लेकर के गए थे, एक लॉयर के घर लेकर के गए थे, और लॉयर का नाम था बच्चों राजेंद्र प्रसाद। और यहां पे जब गए तो उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ था कि उनको गांधी जी को वो लोग पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने जो उनके नौकर थे और वहां पे जो गार्ड्स थे, उन्होंने नौकरों ने कहा कि भाई ये भी एक किसान ही होगा राजकुमार शुक्ला जैसा। तो इसलिए उन्होंने फर्श पर ही गांधी जी को सोने के लिए जगह दी, और साथ ही साथ गांधी जी को उसके जो कुआं था वहां पे राजेंद्र प्रसाद के घर में, उससे पानी नहीं भरने दिया था। तो और दूसरा उनको जो है एक किसान मान लिया था। और राजेंद्र प्रसाद कौन है बच्चों, यही राजेंद्र प्रसाद जो जब भारत की संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए थे 1946 में, 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, तो उस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और उसके बाद जब देश गणतंत्र बना तो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो बच्चों ये कंप्लीटली हमने अभी यहां तक पढ़ा है। देखो अभी समरी बहुत लंबी है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी ऐसा ही किया था, 2 भागों में पढ़ते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम उसमें साथ में करेंगे।
और इसके अलावा बता दूं कि मॉर्निंग में आपको हिंदी की जो अपनी हिंदी की व्याकरण है उसकी क्लास मिलेगी, जल्दी ही हिंदी व्याकरण की क्लास मिलेगी। और साथ ही साथ जो है अपनी कंप्लीट हिंदी की अपना कोर्स अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके हिंदी के अपने 2000 प्रश्नों की सीरीज भी चला रहे हैं। साथ ही साथ इंग्लिश की जो ग्रामर है, इस इंग्लिश की ग्रामर की जो क्लास है बच्चों, ये आपको मॉर्निंग में मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।